नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकित अग्रवाल जी, जो फंड मैनेजर हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ। और हमारी आज की खास बातचीत का मौका है कि आज उनका एक नया फंड शुरू होने जा रहा है। उसका एनएफओ आया है बाजार में। आज ही 26 तारीख से इनका यह फंड शुरू हो रहा है और इसका नाम है यूटीआई इनोवेशन फंड। तो नाम में अपने आप में एक दिलचस्प पहलू जुड़ा है कि इनोवेशन को नापना अपने आप में एक दिलचस्प चीज़ है। कोई चीज़ इनोवेशन है या नहीं, ये हर आदमी की नज़र में अलग अलग हो सकती है। तो इस फंड को कैसे चलाएंगे, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, ये समझते हैं अंकित अग्रवाल जी से ही। अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यही समझाइए कि इनोवेशन फंड का दायरा क्या है और इसमें आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। धन्यवाद। अगर हम देखें इनोवेशन का जो प्रोग्रेस है दुनिया में कैसे हुआ है, तो अगर हम यूएस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि 2010 के आसपास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने लॉट ऑफ काफ़ी टेक फर्म्स को खोजा। और उसके बाद हमने देखा है कि जो टेक का एवोल्यूशन है, इनोवेशन और टेक का एवोल्यूशन है यूएस में, वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, जिसमें हमने नैस्डैक को काफ़ी बढ़ोतरी देखी है हमने लास्ट 10-15 ईयर्स में। हमारा मानना है कि आज के दिन इंडिया एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी जो इनोवेटिव और टेक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जो अभी सिर्फ प्राइवेट स्पेस में अवेलेबल थी, आज के दिन वो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज काफ़ी स्मॉल हैं, काफ़ी छोटे हैं, बट हमारा मानना है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के बहुत बड़े पार्ट हो सकते हैं। और इसी ग्रोथ जर्नी को प्ले करने के लिए हमने इस यूटीआई इनोवेशन जैसे फंड। ये जो सब सेक्टर्स होंगे, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ चीज़ें आपने पहले से चुन रखी होंगी, उनके बारे में थोड़ा बताएं। तो हमारा जो फिलॉसफी है वो 3 बिग पिलर्स पे फोकस्ड है। पहला तो है इनोवेशन। तो ये कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी इनोवेटिव हों, जो या तो नए नए बिजनेस मॉडल्स जो हमने देखे हैं ग्लोबली, उनसे बेनिफिट होते हों। काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज का टेक्नोलॉजी में रहेगा। टिपिकली हम देखेंगे कि काफ़ी इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो क्लीन टेक्नोलॉजीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रही हैं। काफ़ी फोकस इस फंड में प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में रहेगा, जहां हमने देखा है कि बहुत जो मार्केट है काफ़ी कंसोलिडेटेड होता है और जहां पे एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई रहते हैं। सो फोकस हमारा रहेगा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो बहुत इनोवेटिव है, जो अपने इनकम्बेंट्स को या तो डिसरप्ट कर रही हैं या अपना एक नया मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड, हम देखना चाहते हैं कंपनी जो बहुत हाई ग्रोथ बिजनेसेस हो। ये ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हमें लगता है कि उनका जो ग्रोथ का रनवे है वो बहुत लंबा हो सकता है। और आज के दिन ये काफ़ी कंपनीज बहुत छोटी हैं, बट आगे जाके काफ़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। और तीसरा, हम चाहते हैं क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। जो ये कंपनीज टिपिकली मार्केट लीडर्स होंगी अपने स्पेस में, कंपनीज की यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होंगी। ये कंपनीज ऐसी होंगी जो सेल्फ सस्टेनिंग होंगी, जो अपने कैश फ्लो से ही अपनी ग्रोथ को फंड कर पाएंगी, और जो ऐसी कंपनीज होंगी जो उनको बार बार इक्विटी मार्केट में आके अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं इनोवेटिव कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज और हाई क्वालिटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इनका चयन करना। जी, तो क्या उसमें कैश फ्लो कितना हो रहा है? क्योंकि इनोवेशन, और अगर आप अर्ली स्टेज वगैरह पे देखें तो उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन करंट अर्निंग्स या करंट कैश फ्लो कम होता है। तो उस मामले में क्या नजरिया रहेगा? नहीं, बहुत सारी करेक्ट आपका कहना है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आज अपने जो ग्रोथ जर्नी में काफ़ी अर्ली स्टेज में होती हैं, इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हाई नहीं होती है। बट ये ऐसे बिजनेसेस हमने टिपिकली देखा, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, वो उनके सारे जो उनका खर्चा होता है, उनकी कोई प्लांट या मशीनरी नहीं होती है, ये एसेट लाइट कंपनीज होती हैं। तो उनका सारा खर्चा जो है उनके पीएनएल से जाता है।
और जैसे जैसे ही हम इन कंपनीज को प्रॉफिटेबल होता देखेंगे, ये बहुत हाई आरओसी कंपनीज हो जाएंगे। हमारा मानना है कि हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका हमें एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल दिखता है, जिनकी मार्केट शेयर काफी हाई होती है, जिनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होती है, और जहां पे हमें लगता है कि वो नियर टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, एंड अब उनका जो कैश फ्लो जो जनरेट कर रहे हैं उससे ही वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ को फंड कर पाएंगे। तो जी हम उन कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं नजर पे आता। जी। एक मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था और उसमें आपने इनोवेशन को समझाते हुए कुछ सेगमेंट सेक्टर आइडेंटिफाई किए जिसमें डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस, बायोटेक, डेटा एनालिटिक्स, ये एक नाम दिए हुए हैं कुछ। तो ये क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है या एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है? नहीं, तो ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी हमने जो चेंजेस देखे हैं इंडिया में, जैसे अगर हम फिनटेक की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम है यूपीआई के आने के बाद, एंड जो हमने पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और इवन कोविड में देखा कि जो डिजिटल पेमेंट का एक्सेप्टेंस है वो काफी काफी तेजी से बढ़ा है। और उसी इकोसिस्टम में एक बार आप बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो उस इकोसिस्टम के ऊपर आज के दिन एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, नए नए बिजनेस मॉडल्स बिल्ड हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे हम देख रहे हैं इनोवेशन और डिसरप्शन प्ले आउट कर रहा है। वैसे ही बहुत सारे अदर एरियाज हैं इंडिया में, बहुत सारी टेक कंपनीज हैं जो हिस्टोरिकली हम ज़्यादा सर्विस में फोकस करते थे, बट आज के दिन बहुत सारी कंपनीज जो सैस और डीप टेक्नोलॉजीज में फोकस कर रही हैं, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, आईओटी वगैरह में फोकस कर रहे हैं, जो आज हो सकता है प्राइवेट स्पेस में हो, बट हमें लगता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इनमें से बहुत सारी कंपनीज पब्लिक मार्केट में आएंगी और एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बनेंगे इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेटिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम जो एमर्जिंग एरियाज हैं जैसे ई कॉमर्स हुआ, फिनटेक हुआ, डीप टेक, सैस, इन सब एरियाज में अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करेंगे जो इनोवेटिव हैं और जहाँ पे जो इनोवेशन का जो बेनिफिट है वो उस पूरी कंपनी में दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि एक छोटा पार्ट है आपकी कंपनी का, बट ये जो इनोवेशन है वो उस पूरी कंपनी को बेनिफिट कर रहा है। जी। अच्छा, लेकिन इनोवेशन की जब बात होती है तो ज्यादातर लोगों के मन में पहला ख्याल आता होगा, अच्छा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक जो पार्ट, जो कंपनियां हो। लेकिन स्टार्टअप के अंदर मतलब वो काफी तरह के रिस्क होते हैं। पहला ये कि बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश हुआ या नहीं, दूसरा ये कि कैश फ्लो कब से आना शुरू होगा, या जिसकी हमने अभी बात की कि प्रॉफिटेबिलिटी कब से आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप डिसरप्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को हटाने के लिए आ रहे हैं। तो कई बार डिसरप्शन करने के लिए जो आते हैं वो खुद शहीद हो जाते हैं। डिसरप्शन करने के लिए 100 लोग आते हैं, उसमें कोई एक डिसरप्शन कर पाएगा तो वो एक कौन होगा ये पहचानना मुश्किल होता है। ये सारे चैलेंजेस इस जब हम इनोवेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं और उससे स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये सवाल पैदा होते हैं। तो यहाँ एक लिस्टेड स्पेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो मतलब उन दोनों चीजों का मिलान कैसे होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और अगर हम देखें कि अगर मैं प्राइवेट स्पेस में देखूं तो जब बहुत सारे ये नए नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स आते हैं या ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो अपना बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तब हमने देखा है कि ये मार्केट काफी फ्रैगमेंटेड होता है, बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स उस जो एरिया है उस पाई को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बट जब ये शेक आउट हो जाता है, एंड देयरफॉर अगर आप एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं या आप वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हैं, तो जो आपका रिस्क है वो उस बहुत हाई होता है, क्योंकि आप वो बिजनेस मॉडल उस समय एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है, उसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं एंड आपको नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर इसमें सर्वाइव करेगा या सक्सीड करेगा। बट जब ये कंपनीज पब्लिक मार्केट में आती हैं तब टिपिकली हमने ये देखा है कि उनके बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, मार्केट काफी कंसोलिडेट हो गया होता है, और टिपिकली हमने देखा है कि एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे या तो एक डोमिनेंट प्लेयर होता है या मे बी एक या दो डोमिनेंट प्लेयर्स उस मार्केट में प्रेजेंट होते हैं।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस मार्केट में फिर एक नए प्लेयर की एंट्री होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें काफी नेटवर्क इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस में, बिकॉज इन कंपनीज ने एक अहेड ऑफ द कर्व जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो उनके पास काफी लर्निंग होती है, जी। जिसकी वजह से जो नए प्लेयर्स हैं उनको तो डिसरप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। जी, तो मेरे सवाल को दूसरे तरह से ये समझ लीजिए कि क्या आपको लिस्टेड स्पेस में इस तरह की पर्याप्त इनोवेटिव कंपनीज मिल जाएंगी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकें? सो यस, वो जो सेट है जो ट्रूली इनोवेटिव है, जहां पे आपको बिजनेस मॉडल पे आपको आज भरोसा है, वो सेट आज के दिन में काफी छोटा है। एंड इसलिए अगर हम देखेंगे जो हमारा पोर्टफोलियो भी होगा वो फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड रहेगा। बट हमें लगता है कि ओवर द इयर्स आपका ये जो यूनिवर्स है, इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है, वो भी एक्सपैंड करेगा, बिकॉज बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज आज प्राइवेट स्पेस में अवेलेबल हैं और जहां अभी भी बिजनेस मॉडल हो सकता है एस्टैब्लिश हो रहा हो, जब वो पब्लिक मार्केट में आएंगे तब उनका बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश हो चुका होगा और ये मार्केट स्ट्रक्चर भी काफी ओलिगोपोलिस्टिक हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी एक्सपैंड करेगा। जी, आगे मैं आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और देख रहा था, उसमें आपने और एक्सप्लेन किया है कि इनोवेशन के अंदर आप क्या क्या चीजें कहाँ देख रहे हैं। तो उसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, उसमें शेयर मोबिलिटी है, उसमें ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद फिर ईवी पर आपकी नजर है, ऑनलाइन एजुकेशन पे आपकी नजर है, ई कॉमर्स की हमने बात की, उसमें रिटेल सेगमेंट है, रिन्यूएबल पावर है, ओटीटी जैसी चीजें आ रही हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, रिन्यूएबल पावर है, ये सारी चीजें आपकी नजर में हैं। और मतलब उसमें स्पेशलिटी केमिकल, हेल्थ केयर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें भी हैं जो टिपिकली हम सॉफ्टवेयर वगैरह की बातें करते हैं, वो सब तो रहेंगी ही। और फिर की चर्चा हमने की। तो इन सब के बीच में मतलब अपना एक फोकस बनाना, क्योंकि ये काफी डाइवर्स हो जाता है एरिया, उसके बीच में अगर मैं इस फंड का फोकस समझना चाहूँ वो क्या रहेगा, मतलब कोर क्या रहेगा और साथ में पेरिफेरी क्या रहेगी? एक होता है कि जैसे अगर मैं देखूं तो हमारा फंड का जो फोकस है 5 बिग सेगमेंट्स में है। तो पहले होते हैं जो B2C प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस होंगे, जहां पे आप एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसपे आप या तो कोई गुड या सर्विस का ट्रांजैक्शन करते हैं। सो वो एक बड़ा वर्टिकल होगा जहां पे हम फोकस करेंगे। सेकंड वो वर्टिकल होगा जहां पे आप एक इनकम्बेंट को, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिपिकली आपकी जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग है आज के दिन, वो जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजर्स हैं उनको डिसरप्ट कर रही है, या सैस प्लेयर्स हैं वो पॉसिबली जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको डिसरप्ट कर रहे हैं। तो सेकंड होगा हमारा जो B2B मॉडल्स होंगे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। थर्ड हमारा है फोकस क्लीन टेक्नोलॉजीज में, जहां पे आप रिन्यूएबल, जहां इंडिया का आज के दिन काफी फोकस है अपनी एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करने का, तो वहां पे क्लीन टेक्नोलॉजीज में जो फोकस्ड कंपनीज हैं उन पे रहेगा। फोर्थ हमारा एरिया है फोकस रहेगा R&D एंसिलरीज में, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो कंपनीज एक्चुअली ग्लोबल R&D के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, तो उन पे हमारा फोकस रहेगा। और फिफ्थ हमारा ट्रू इनोवेटर्स, जहां पे हम देख रहे हैं कि कंपनीज ने कुछ एक इनोवेशन किया है, कुछ एक कैटलिस्ट डेवलप किया है जिससे उनको एक कंपेटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज मिलती है, तो उन कंपनीज पे हमारा फोकस रहेगा। तो ये 5 मेगा सेगमेंट्स हैं जहां पे हमारा ये फंड फोकस करेगा। जी, अच्छा, कहने को हर कंपनी कहती है कि हम तो लगातार इनोवेशन पे फोकस करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करके अपने कस्टमर्स के लिए, अपने मार्केट के लिए लेकर के आते हैं। तो हर कंपनी दावा करती है कि वो इनोवेटिव है। तो डिफरेंशिएटर क्या रहेगा आपकी नज़र में? कि नहीं, ये तो मतलब वो एक जार्गन अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हर कंपनी अपने आप को इनोवेटिव कहती है, ये उस कैटेगरी में है और ये ट्रूली इनोवेटिव है। करेक्ट। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि हमने देखा है कि ऑब्वियसली हर कंपनी चाहेगी कि वो इनोवेटिव रहे, एंड उनका हो सकता है थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी जा रहा हो, टेक में कर रहे हैं, इनोवेशन में कर रहे हैं, बट हमें ये देखना है कि उस इनोवेशन का इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे कितना हो रहा है।
जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेडिशनल बैंक है जहाँ पे दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, उनकी ऐप भी उन्होंने डेवलप कर ली है, बट उस ऐप से एक्चुअली उनके पूरे बिजनेस में कितना इम्पैक्ट आ रहा है, या उनका जो मेजॉरिटी बिजनेस है अभी भी एक ट्रेडिशनल वे से रन कर रहा है, तो वो एक ट्रूली इनोवेटिव कंपनी नहीं होगी, क्योंकि इट्स नॉट इनफ कि आप सिर्फ एक इनोवेशन में थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट आपके बिजनेस को वो ओवरऑल उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो हम उन्हीं कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे जहां पे आप एक वो जो इनोवेशन है उसका बेनिफिट पूरी कंपनी को मिल रहा है, और पूरी कंपनी जो है उस इनोवेशन पे या तो डिपेंडेंट है या उस इनोवेशन से अपना बेनिफिट डिराइव करती है। और इसीलिए जो अगर हम देखेंगे इस पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज वो नहीं होंगी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो जो अच्छे हैं, बट हो सकता है वो या तो इन बिजनेसेस से डिसरप्ट हो, या हो सकता है कि उनका जो रेवेन्यू है या पीएनएल है वो उस इनोवेशन से उतना बेनिफिट नहीं कर रहा हो। जी, या जैसे हेल्थ केयर या स्पेशलिटी केमिकल्स, बायोटेक, इन सब का भी नाम आपके इसमें जिक्र में है प्रेजेंटेशन में। तो वहाँ पर एक मसला है कि अब फार्मा कंपनियां तो हमेशा ही इनोवेशन करती रहती हैं, हर रोज कुछ ना कुछ पेटेंट पे काम कर रही होती हैं, पेटेंट फाइलिंग्स रेगुलर होती रहती हैं उनकी। तो वहाँ पर डिफरेंशिएटर आप कैसे रखेंगे? नहीं तो अनलेस वो कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि वो एक ट्रू इनोवेटर है, या वेयर जहाँ पे वो कंपनी सिर्फ जैसे एनसी पाइपलाइन पे फोकस कर रही है, न्यू केमिकल एंटिटी पे फोकस कर रही है, अगर मैं फार्मा का एग्जांपल लूं, बट एक जो ट्रेडिशनल कंपनी है जो हो सकता है जेनरिक बिजनेस में हो, जहां उनकी जो कैपेबिलिटी है वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ही है, तो वो हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर कोई कंपनी है जिसका पूरा बेनिफिट डिपेंडेंस आपकी न्यू केमिकल एंटिटी में फाइंड करने में है, तो उस कंपनी में हम हो सकता है इन्वेस्ट करें। केमिकल में भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कोई एक इनोवेशन कंपनी ने किया है जहां पे हो सकता है उन्होंने कोई एक नया कैटलिस्ट बिल्ड किया हो, या उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कोई ऐसा इनोवेशन किया हो जिससे वो एक ग्लोबल मार्केट शेयर गेन कर सकें, एंड अनलेस अगर हमें वो कंफर्ट नहीं मिलता है तो हम एक ट्रेडिशनल केमिकल कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पे जहाँ पे आप एक इनोवेशन का क्लेम कर रहे हैं वो ट्रू इनोवेशन है, एक इट शुड इम्पैक्ट आपका जो पूरा बिजनेस है उसका एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट आपके बिजनेस में होना चाहिए, और सेकेंडली उस इनोवेशन की वजह से आपको हो सकता है ग्लोबल मार्केट शेयर मिलना चाहिए, और या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सिग्निफिकेंटली लो, तो वो क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है उस इनोवेशन से वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इन बिजनेसेस में वन हैज टू बी वेरी वेरी, आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, और ऐसी कंपनी जो ट्रूली इनोवेटिव है हो सकता है उनका नंबर बहुत कम हो। जी, अच्छा, इन्वेस्टर के पॉइंट से एक सवाल और वो ये है कि वो इस नए फंड को अपने पोर्टफोलियो में किस हिसाब से रखें कि मतलब इसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए या रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए। ऑब्वियसली आप के सामने वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन रेगुलेशन के हिसाब से होगी कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर जब किसी चीज में पैसा लगाता है तो उसके मन में एक आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह का रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, एबव मार्केट, इनलाइन, या मतलब आप मेरे सवाल को समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा रिटर्न के मामले में आप जो कुछ अपने रेगुलेशन की सीमाओं के अंदर आप बता सकते हैं कि भाई हम इससे इस तरह के रिटर्न की उम्मीद करके चलें। दूसरा, इसका रिस्क प्रोफाइल क्या रहेगा, और अपने पूरे पोर्टफोलियो में हमें कितनी जगह देनी है, या किस तरह के इन्वेस्टर को इस फंड में आना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर को इस फंड से दूर रहना चाहिए। सो क्लियरली इस फंड में हमारा मानना है कि थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप उन इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां जिनका साइज आज के दिन बहुत कम है, बट हमारा मानना है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ये काफी बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं। बट क्योंकि हम इनोवेटिव कंपनीज में, डिसरप्टिव कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनीज अपने आप डिसरप्ट हो सकें।
तो वॉलेटिलिटी जो हमने देखा है कि इनोवेशन भी काफी वेव्स में होता है, और जो कंपनी इनोवेटिव है आपको ये भी ध्यान रखना हो सकता है कि हो सकता है वो भी डिसरप्ट हो सके। इसलिए वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड वॉलेटिलिटी इन जनरल इस प्रोडक्ट में ऑन द हायर साइड रहेगी। ऑल्सो बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, इसलिए आप मान के चल सकते हैं कि जो अपसाइड एंड डाउनसाइड्स दोनों तरफ थोड़ा आपका मूवमेंट ऑन द हायर साइड ही रहेगा। इसलिए दिस प्रोबेबली कांट बी कोर ऑफ अ पोर्टफोलियो। एनीवन जो सोच रहा है कि अगर इसको इंडिया में नेक्स्ट 10 इयर्स के हिसाब से उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो आज के दिन इमर्जिंग है बट हो सकता है बड़े हो जाएं, तो उस इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, एंड इसे एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट कर सकता है, जहां पे आपका एक कोर हो सकता है मोर डाइवर्सिफाइड हो, बट एज अ सैटेलाइट जहां पे हम एक इमर्जिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे वो अपने एक स्मॉलर एलोकेशन इस फंड में कर सकता है। जी अंकित, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, और इस फंड की सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद राजीव फॉर दिस टॉक। नमस्कार। नमस्कार।